नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से इन ऑनलाइन क्लासेस में आज का आपका स्वागत है। मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो आपका टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, बीए पार्ट 3 एच सेक्शन, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे। कल की जो क्लास थी उसमें हमने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था कि वहाँ उनका वो सारी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है और वो कितने क्षेत्र में बहने के बाद वो सिंधु नदी में मिल जाती हैं। आज हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो ये भारत का एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र माना जाता है और इसके अंतर्गत भारत का लगभग 1/4 क्षेत्र, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों में भारत का 1/4 क्षेत्र इसके प्रभाव में आता है। और इस संपूर्ण तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वह गंगा नदी है। इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो लगभग 8,38,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में माना गया है। और गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, और जब जो दाईं तरफ से मिलती हैं उनमें यमुना, सिंध, टॉन्स और सोन नदी, ये चारों नदियां जो हैं ये अति महत्वपूर्ण है। उत्तरकाशी नदी में गंगोत्री नामक एक स्थान है, वहाँ से इस गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ये महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो लगभग 7,016 मीटर की मानी गई है। गंगा नदी प्रारंभ में 2 शाखाएं, हैं जिसको हम भागीरथी और अलकनंदा इन नाम से पुकारते हैं। तो ये इसकी प्रारंभिक 2 शाखाएं हैं जिसमें हमने भागीरथी नदी जो है उसको मुख्य शाखा मानना है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो होता है वो देव प्रयाग नामक स्थानों पे होता है। ये जो नदियां हैं इनका धार्मिक महत्व भी बहुत है और इनके साथ कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अभी फ़िलहाल हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में होता है। ये जो स्थान है ये सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान इनको माना गया है। अलकनंदा और धौली का संगम विष्णुप्रयाग में होता है। हरिद्वार के बाद ये जो गंगा नदी है, हरिद्वार तक तो ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है और हरिद्वार के बाद ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा में सम्मिलित होने के पश्चात हमने इसका नामकरण कर दिया गंगा नदी। तो आप ये देखिए कहाँ से इसका उद्गम हुआ, गंगोत्री से हुआ, 2 शाखाओं के रूप में हुआ, भागीरथी और अलकनंदा, जिसमें अलकनंदा जो था वो जो भागीरथी था वो इसकी मुख्य शाखा मानी गई थी। और अलग अलग जगह पे जाके ये नदियाँ आपस में मिली और जब ये नदी हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तो इसका नामकरण हमने देवप्रयाग में इसका नामकरण गंगा नदी कर दिया। ये गंगा नदी जब हिमालय को पार करती है तो ये 4,870 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और इस नदी की टोटल जो लंबाई मानी गई है वो 2,071 किलोमीटर की गंगा नदी की, इनकी सहायक नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, गंगा नदी की जो लंबाई है वो इतनी मानी गई है। इसके बाद हम दूसरी महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं, वो है यमुना नदी। ये एक ऐसी नदी है जो हिमालय से उतरकर गंगा में मिलती है, मतलब ओरिजिन अलग अलग स्थानों से है परंतु ये बाद में गंगा में मिल जाती है। कुमायूं क्षेत्र में जो बंदरपूंछ नामक एक शिखर है वहाँ पर यमुनोत्री हिमनद या ग्लेशियर है और इसी से यमुना नदी जो है इसका उद्गम माना जाता है। ये हिमनद जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6,315 किलोमीटर है और ये 152 किलोमीटर का पर्वतीय मार्ग तय करने के बाद ये नदी कलेसर से मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है। इलाहाबाद में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद जो है उसको संगम माना गया है गंगा और जमुना का। तो यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद के बीच गंगा नदी की लंबाई करीब 1,375 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। अब हम अगली नदी की बात करते हैं, वो है सोन नदी।
ये भी एक गंगा की बहुत मुख्य या इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये जो इसका उद्गम स्थल है ये मीन सी लेवल से या समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 600 मीटर के लगभग 600 मीटर्स के लगभग मानी गई है। अपने मार्ग में ये जो नदी है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में है, ये नदी अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। अमरकंटक के लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करके ये नदी सोन नदी पटना के समीप एक जगह है जिसका नाम है रामनगर, वहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र करीब करीब 71,900 वर्ग किलोमीटर माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं रामगंगा की। ये नदी जो है ये 696 किलोमीटर्स लंबी है और गंगा के बाएं से आकर इसमें मिलती है। ये भी एक गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी इसको माना गया है और नैनीताल जिले में निम्न हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। इस उद्गम स्थल की जो ऊंचाई है वो लगभग 3110 किलोमीटर मानी गई है और ये जो रामगंगा नदी है ये पर्वतीय क्षेत्रों में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई शिवालिक श्रेणी में गहरी घाटी का निर्माण करती है। मतलब इसका जो पर्वतीय क्षेत्र में बहाव है वो 144 किलोमीटर का है और एक मेन जो बात है शिवालिक क्षेत्र में जहाँ पर धरातल उस तरह का है कि यहाँ पे गहरी घाटी का निर्माण इस नदी के द्वारा होता है और फिर कालागढ़ से ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है और इलाहाबाद में जाके ये नदी गंगा में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं शारदा नदी की। ये सब नदी के मैप भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो वो मैप्स अपने सामने खोल के रखिए ताकि आपको उनकी स्थिति के बारे में एकदम सही तरीके से जानकारी मिले। अब हम बात करते हैं शारदा नदी की। इसका उद्गम हिमालय से होता है। इसको हिमालय में काली, पीलीभीत और खेरी में शारदा और बराम घाट के निकट इसको घाघरा के दाएं किनारे पर मिलने से इसे काउचा के नाम से भी पुकारा जाता है। जो इसका लोकल नेम है वो काउचा है और ये जो नदी है इसका बहाव क्षेत्र लगभग 600 किलोमीटर के लगभग माना जाता है। आप एक टेबल के रूप में भी इन नदियों को बता सकते हैं और मैं इसके PDF में आपसे शेयर कर लूँगी इसका टेबल। उससे आपको क्या कन्वीनियंट रहेगा कि आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकेंगे और उसका डाटा आपके साथ आपके सामने एक पेपर पे आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं घाघरा नदी की। ये गंगा की सहायक नदी है और ये गंगा में बाईं ओर से, बाईं दिशा से आकर उसमें मिलती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कुमायूं हिमालय में सिलम हिमानी जो ग्लेशियर है सिलम नाम का, उससे हमने इसका उद्गम जो है वो माना है और इस नदी को करनाली और कोरियाली नदी भी स्थानीय भाषा में कहते हैं। प्रारंभ में इस नदी को शारदा और काली के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, फैज़ाबाद, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, खीरी और पीलीभीत जहाँ से ये ओरिजिन है वहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र माना जाता है और बिहार में छपरा नामक स्थान से ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम है वो तकलाकोट से उत्तर पश्चिम में भाकुचा युग हिमनद से होता है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। 1,27,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र माना गया है। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसका आधा प्रवाह क्षेत्र नेपाल देश में पड़ता है। इसका बहुत बड़ा फ्लो जो है, बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नेपाल में पड़ता है। इसमें ताप्ती नदी बाएं किनारे पर बहराइच में जाकर स्थान पे मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं गंडक नदी की। अभी देखिए ये वाले जो सारे क्षेत्र हैं इनके ऊपर बहुत डिस्प्यूट चल रहा है भारत का नेपाल से, क्योंकि इन नदियों का जो ओरिजिन है वो एक डिवाइडर लाइन के रूप में यहाँ पे काम करता है और इससे जो सीमा की समस्या है उसमें इस नदी के, इन नदियों के उद्गम स्थल को लेके ही अपने आप में एक डिस्प्यूट हो गया है। तो ये मामला अभी भारत के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। खैर हम अगली नदी की बात करते हैं तो हम गंडक नदी की बात करते हैं। ये नेपाल में सालिग्राम कहलाती है और ये मैदानी क्षेत्र में नारायणी के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। नेपाल और इसका प्रवाह कुछ मात्रा में
चीन में भी होता है और वहाँ से ये 7,600 मीटर की ऊंचाई से गंडक नदी जो है वो निकलकर और बाईं ओर से आकर अपनी सहायक नदियों में मिल जाती है। गंगा नदी चंपारण जिले के समीप बिहार में प्रविष्ट होती है। इसका नेपाल से लेके ये फिर इधर बिहार की तरफ आ जाती है और चंपारण से ये बिहार में एंटर हो जाती है। ये नदी बिहार उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई पटना के समीप सोनपुर नामक एक स्थान है, वहाँ पे ये गंगा के साथ मिल जाती है। काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूली गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अलग अलग स्थान पे आके इस नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर मानी गई है और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है 45,800 किलोमीटर लगभग माना गया है, जिसमें से 9,540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत के बाहर अर्थात नेपाल में है। तो ये जो नदी है ये एक दो देशों के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण बनने वाली नदियों में से एक है। फिर हम बात करते हैं गोमती नदी की। ये पीलीभीत जिले के 200 मीटर ऊंचाई वाले, ये जो इसका ओरिजिन है वहाँ मीन सी लेवल से वो 200 मीटर ऊपर है, उस जगह का नाम है गोमता ताल। वहाँ से ये नदी निकलती है। फिर उसके बाद पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाज़ीपुर में ये प्रवाहित होती है और गाज़ीपुर में ही ये गंगा में मिल जाती है। तो जो लखनऊ शहर है, अगर आप उसमें कभी जाएंगे तो शहर के बीच में ही आपको ये गोमती नदी के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद इसकी भी कई छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जिसमें पीली, साहुर, बरना, सांगर, सई ये नदियां हैं जो गोमती नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं कोसी नदी की। यह नदी बाईं ओर से आके गंगा में मिलती है और इस नदी को प्रारंभ में अरुणा नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम है वो गोसाईनाथ एक स्थान है जिसकी ऊंचाई काफ़ी उत्तर में काफ़ी ऊंची जगह से इसका ओरिजिन है। 6,770 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है और ये 7 धाराओं में बटी होती है शुरू में, क्योंकि वो क्षेत्र काफ़ी ऊंचा है, वहाँ का धरातल इस प्रकार का होगा, तो ये 7 भागों में बटी हुई होती है। इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 86,900 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है। और ये वो नदी है जिससे हर साल बाढ़ आती है और ये जो बिहार के बड़े क्षेत्र में ये बहुत तबाही मचाती है। कोसी नदी, इसका जल स्तर बढ़ते ही बिहार में चिंता शुरू हो जाती है और इसीलिए इसको बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगर हम अभी की भी बात करें, अगर आप रोज़ टीवी न्यूज़ देखेंगे तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी इस नदी ने काफ़ी वहाँ पे तबाही मचाई हुई है, इसीलिए हम इसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से पुकारते हैं। आज हम इतना ही इस चैप्टर को करेंगे। कल हम यमुना, दामोदर और अन्य नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।